नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 2-3 इलस्ट्रेशन मैंने समझा चुका आपको मैं, एंड दिस now see, next point important for you is this. Just I am saying कि he is the pro forma defendant. You will have to see whether a party is pro forma defendant or not, है ना। The fact that the party is described as a pro forma defendant or that no relief is claimed against him is by itself not sufficient to avoid the bar of res judicata. ये मैंने लाइनें पढ़ी हैं, नोट्स में आपके लिए हैं, इनको समझिए मीनिंग क्या है कि there is no res judicata against pro forma defendant, but क्या कि if you are saying that he is a pro forma defendant, got it? Plaintiff is saying he is a pro forma defendant, or no relief is also claimed against him. Only for this reason you cannot say res judicata will not apply upon him. We will have to see whether all 4 conditions जो डिफेंडेंट्स की हैं वो अप्लाई होती हैं नहीं होती हैं। रेस जुडिकेटा रूटीन को डिफेंडेंट्स वाली जो कंडीशंस हैं या रेस जुडिकेटा की जो कंडीशंस हैं, अगर वो सारी अप्लाई हो रही हैं, देखिए कैसे। इस केस को समझिए आप ये कि इसका मतलब क्या हुआ, हम टेक्निकली इसको ऐसे कह सकते हैं, केवल आप फॉर्म पर नहीं जाएंगे, आप पिक्चराइजेशन पर नहीं जाएंगे, प्रेजेंटेशन पर नहीं जाएंगे आप। यू विल हैव टू गेट द सेंस फ्रॉम द प्लीडिंग्स कि एक्चुअली में ये जो डिफेंडेंट है वो परफॉर्मर डिफेंडेंट रहते हुए भी उसकी प्रेजेंस से क्या फ़र्क पड़ता था उस कोर्ट इस केस के डिसीजन में। ठीक है, प्लेंटिफ ने कहा ये परफॉर्मर डिफेंडेंट है, पर प्लेंटिफ को चाहिए भी नहीं, है ना, लेकिन एक्चुअल प्रेजेंस कितनी जरूरी थी, कितनी जरूरी नहीं थी, क्या केस की नेचर है, इस पर डिपेंडेंट होगा कि वेदर रेस जुडिकेटा विल अप्लाई और नॉट। जस्ट केवल आपने ये कह दिया कि ही इज परफॉर्मर डिफेंडेंट, इसी वजह से रेस जुडिकेटा अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए प्लीज सी दिस। ए सूज बी फॉर रेंट क्लेमिंग टू बी ए सोल शैबेट। समझते हैं, शैबेट का मतलब है हु सर्व्स द डेटी, यानी कि मुख्य पुजारी। ए ने बी से रेंट करा, किस हैसियत से कि भाई मैं मुख्य पुजारी मैं हूं यहाँ का, मुझे रेंट दो आप। समझ में आ गई आपको, है ना। नाउ बी ने क्या कहा, बी कंटेंट दैट एक्स वॉज ऑल्सो को शैबेट
एंड द सूट फाइल्ड बाय ए अलोन वाज नॉट मेंटेनेबल, कि भाई साहब आप अकेले पुजारी नहीं है यहाँ के, अकेले शेबेट नहीं है आप यहाँ के, आपके साथ कौन है, एक्स भी है, तो आप अकेले सूट लेकर आए हैं, दिस इज नॉट मेंटेनेबल। ये किसी कंटेंशन है, बी की कंटेंशन है। दिस इज द कंटेंशन ऑफ बी कि यू आर नॉट द सोल शेबेट, देयर इज वन पर्सन एक्स हु इज को शेबेट, देयरफॉर योर सूट इज नॉट मेंटेनेबल। गॉट और नॉट? नाउ एक्स वाज जॉइंड एज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, सही है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं एक्स को जोड़ लिया हम लोगों ने, एक्स वाज जॉइंड एज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बट नो रिलीफ वाज क्लेम्ड अगेंस्ट हिम। गॉट इट और नॉट? अब देखो समझो केस को, क्या कहां जा रहा है इस केस ये, ए फाइंडिंग बाय द कोर्ट दैट ए वाज द सोल शेबेट, कोर्ट ने फाइंडिंग क्या दी, नो नो एक्स शेबेट नहीं था इसमें, ए इज द सोल शेबेट। अब यहां पर देखो ये जो डिसीजन आ रहा है, यहां जो डिसीजन आ रहा है दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग or not? In this case, X was added how? In what capacity? X was joined as pro forma defendant. First, no relief was claimed against him. ये भी ठीक है, but the decision of this case will impact the interest of the X as well. क्यों? मेन लड़ाई क्या है कि whether X and A are co-shabbat और A is the sole shabbat here. एंड आप यहां पर हैं, ऐसे समझिए आप मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूं, ऐसे समझिए, आई एम द प्लेंटिफ, मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं, भाई साहब रेंट दीजिए आप। आपने कहा भाई साहब आप अकेले नहीं हैं, आप अपने भैया को भी लेकर आइए, एक्स को साथ में, आपका भाई भी इसमें मालिक है, आप अकेले छूट लेके नहीं आ सकते, समझ में? ठीक है भाई, मैंने अपने भाई को एक्स को एज ए प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट ऐड कर लिया कि भाई साहब आप खुश हो, अब नाउ ही इज ऑल्सो द पार्टी इन दिस केस, और मुझे तो आपसे क्लेम लेना है रेंट, तो आई एम नॉट सीकिंग एनी क्लेम अगेंस्ट माई ब्रदर, तो आई मेड हिम ओनली प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट एंड सॉट नो रिलीफ अगेंस्ट हिम। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड क्या कर दिया कि जी विजेंद्र अकेला मालिक है इसका। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक्चुअली में ये केस मेरा और मेरे भाई के बीच में डिसाइड हो रहा है कि इस घर का मालिक कौन है। तो अब मेरा भाई ये कहे कि भाई वो दोबारा सूट लेकर आए मेरे खिलाफ कि मैं भी इसका मालिक हूं, तो भाई साहब आप कहां थे उस केस में? आप थे ना, वो केस में आप भले ही परफॉर्मा डिफेंडेंट थे, लेकिन उसी केस में आप पार्टी थे, है ना, और वो कंट्रोवर्सी डिसाइड हो रही है कि मैं अकेला मालिक हूं या आप भी हो। आपको कुछ कहना था तो यहां पे कंट्रोवर्ट करना चाहिए था। दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट नाउ कि मैं अकेला मालिक हूं। तो यहां पर टेक्निकलिटीज कहां इन्वॉल्व हो गई कि जो मेरा भाई है, जो एक्स है, उसको परफॉर्मा डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा गया था, नो रिलीफ वाज कॉल्ड सॉट अगेंस्ट हिम, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सूट, है ना, दिस that the res judicata will apply upon the, agar if he wants to bring suit against me, subsequent suit between X and A on the question of co-shabbatship, as the decision in the previous suit was necessary for granting relief in A, that will operate as res judicata. Please raise hand. देखिए, तो जनरल रूल क्या हुआ, मैं आपको समअप करता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। Res judicata will apply upon the pro forma defendant as well. Sorry, will not apply. Res judicata in general will not apply upon pro forma defendant. However, the merely saying that a person has been joined as pro forma defendant and no relief is claimed against him is not sufficient only to avoid the application of res judicata if, keeping in view the nature of the case, a controversy has been decided against his interest as well. His interests were very much involved in that and he did not contest that, then res judicata will apply upon such person although he has been joined as pro forma defendant as well. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो। See, there is a, ये करें कोर्ट का डिस्कशन होगा इसमें, नेचुरली कोर्ट का डिस्कशन होगा, कोर्ट विल हैव टू सी इट, बट that must be based on upon legal principles. तो केवल ये कहना
कि जी आई वॉज द प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, it will not be sufficient. We will have to go to the pleadings, we will have to go to the trial, we will have to go to the right contested, what was the actual controversy, what were the real proceedings, whether there is a case of application of res judicata or not, that will depend upon the entirety of the case. Got it or not? केवल पेंट कर दिया किसी व्यक्ति को कि नो ही इज ए परफॉर्मर डिफेंडेंट, it will not be sufficient to avoid the res judicata. समझ में आई बात? बढ़े आगे. तो दिस इज रिगार्डिंग विद co-plaintiffs, performer defendant. Now come to the next category is what we say interveners. Who are the interveners? देखिए एक ही टॉपिक था, सेम पार्टीज, हम लोग बहुत छोटा सा करके निकल जाते हैं, लेकिन हमने डिटेल में पढ़ा तो कितनी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं. और जुडिशरी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इतनी डिटेल में करना चाहिए. अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कर रहे हैं. हमने 9th को डिटेल में किया, जुरिस्डिक्शन के टॉपिक को पूरे को, हमने रेस सब जुडिस को डिटेल में पढ़ा, हम लोग रेस जुडिकेटा को डिटेल में पढ़ रहे हैं. हम लोग ऑर्डर्स को भी 1 वेदर इट्स 1 वेदर इट्स 6 वेदर इट्स 7 और भी 8 को भी पढ़ेंगे डिटेल में. कुछ पोर्शंस को फिर हम लोग केवल कुछ को मार्जिनल नोट से पढ़ेंगे, कुछ को केवल प्रीलिम्स के पॉइंट से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को अगर हम इतनी फाइन डिटेल्स में चले जाएंगे तो सीपीसी की इतनी बड़ी कमेंट्री बन जाएगी और हम लोग जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, केवल सीपीसी पढ़ते रह जाएंगे. लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरी कोशिश ये है कि उनको हम बहुत अच्छा कर लें. बाकी टॉपिक्स को कहीं कहीं पर मैंने पढ़ाया ही आप लोगों को, कहीं पर केवल बेरेक पढ़ाना है. जैसे सेक्शन 32 हुआ, बहुत सारे सेक्शन हैं 56, 58, 60, तो जहाँ पर केवल घन घोर प्रीलिम्स की अप्रोच अपनानी है कि कहाँ कहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे, बस. तो मिक्सचर रहेगा. यही एक तरीका है सीपीसी को एग्जाम के लिए मैनेज करने का. अगर आप लोगों ने इतना भी कर दिया तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस का एग्जाम हो. बढ़े आगे. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ इंटरविनर्स. कौन है इंटरविनर? ये इंटरविनर इज वन हु इंटरवीन्स इन ए सूट इन विच ही वॉज नॉट ओरिजिनली पार्टी. शुरू में पार्टी नहीं था वो, ही ज्वाइंड द सूट सब्सिक्वेंटली. ही इज द पर्सन हु intervenes in a suit he was not originally party. Means what? That he is what? An affected party who with court's permission participates in a lawsuit after its inception, either by joining as plaintiff or defendant. Intervener में भी plaintiff, intervener में भी. जब सूट की शुरुआत हुई, in the beginning he was not plaintiff or defendant. Subsequently my interest will be adversely affected by this, so I should be joined as the party in this case. भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के, है ना. गुंजन को पता चला, गुंजन है बुआ, गुंजन है बहन जी, ये शादी होकर अपने घर जा चुकी थी. इनको ध्यान आ रहे लॉ चेंज हो चुका, प्रॉपर्टी तो मेरा भी हिस्सा भी था. नाउ शी इंटरवीन्ड कि भाइयों लड़ाई नहीं है, मेरा भी हक चाहिए मुझे. नाउ शी बिकम इंटरवीनर. समझ में आई नहीं बात आपको? इनिशियली शी वॉज नॉट पार्टी, द पार्टीज वर व्हाट? ब्रदर्स ओनली, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. लेटर ऑन दैट डिवाइन नॉलेज कम टू गुंजन मैडम कि आई शुड बी ए पार्टी टू दिस डिस्प्यूट, आई शुड गेट सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर माई राइट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड. Therefore, with the court's permission, I should be added. Now, if she wants to join as plaintiff or as the defendant, that will depend upon the nature of the case. So, these are the interveners. So, our question is whether res judicata applies upon them or not. जो शुरू में पार्टी नहीं थे. Now, answer is this: such intervener is considered to be a party to the suit. ठीक है? Once he is permitted to intervene, he becomes the party to the suit, and therefore everything then res judicata will apply upon him as the original party. क्योंकि at subsequent stage किसी ना किसी स्टेज पर आप पार्टी बन गए ना. नहीं है समझ बात? प्लीज रेज हैंड के बाद समझ में आ गई हो तो. हाँ जी, पूछना कुछ? अननेसेसरी करिए. सिंपल सी बात है कि
You are called intervener just because of one reason. You were not originally party. You joined the suit subsequently. इनकी क्वेरी तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आई क्या क्या हुआ, लेकिन मैं दोबारा समझाता हूँ इंटरविनर का मीनिंग क्या है, और उसको ऐसे समझिए आपकी क्वेरी आएगी ही नहीं। इंटरविनर का मतलब ये है कि पहले सूट था ए और बी के बीच में, अर्लियर सूट वॉज बिटवीन ए एंड बी। नाउ सी कम्स टू नो अबाउट दिस सूट कि देयर इज सूट गोइंग ऑन बिटवीन ए एंड बी। नाउ द रिजल्ट ऑफ दैट सूट विल इम्पैक्ट हिज इंटरेस्ट एज वेल। Therefore, he pleads before the court that I should be joined as a party to this case. Got it or not? He joined. Now, the moment he joined in the suit, he becomes a party. Now, all the parties are at same footing now. No matter at what stage you joined it. समझे? Once he is permitted to intervene, no matter at what stage of the suit he intervenes. So there is no application of mind further. He is a party, res judicata will apply upon him. Simple सी बात है ना? Interveners are the persons who were not party at inception, who joined the suit subsequently. But once he joined, he becomes party to the suit, whether in the capacity of plaintiff or in the capacity of defendant. Then res judicata will apply upon him. Very simple. Next. Come to the position of minors. Minors के केस में whether res judicata will apply in case of minors or not. Answer is very simple. When a suit is filed against a minor, it means minor is a defendant. When the minor is defendant, a suit has been filed against him, then you will have to see whether he is duly represented by guardian or not. If he is duly represented by guardian, or if he is the plaintiff, whether he was duly represented by the next friend. Then if these procedural guards are applicable there, are present there, then decree binds the minor as well, and there will be res judicata. The point to be considered here is this, whether there was as per law representation of minor or not. Otherwise तो क्या होगा? There will be a suit by or against the minor, and he will never bind himself. Only point to be noted here is whether he is well represented by the guardian or next friend or not. If he is plaintiff, next friend suit should be filed through next friend. If he is the defendant, he should be defended through guardian. Only this. And if there is not, if the decree is obtained against a minor not represented by guardian, or there is a fraud, collision or gross negligence of the guardian, then such decree will not act as the res judicata. Okay, two cases I am saying, not guardian, not represented by guardian, or second क्या है, there was the case of fraud, collusion or gross negligence by the guardian. Means the person who was representing you, if he was negligent, grossly negligent, if he was indulged in fraud or collusion, then such a decree will not bind the minor. बहुत सिंपल सी बात है, तो कर लेंगे आप लोग. तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट वी रेड, res judicata between co-defendants, co-plaintiffs, pro forma defendant, and now the minor as well. Now come to the next point here is what do we mean by the parties? Parties under whom they or any of them claim. This was the requirement. You see, if I show you again this was the condition. Second condition of the res judicata is that the former suit must have been a suit between same parties. We have understood this meaning. Now, or between the parties under whom they or any of them claim. So we need to understand this phrase. What does it mean? इसका meaning क्या है? The parties under whom they or any of them claim. In one word इसको हम बोलते हैं privies. समझे? तो we can say like this, doctrine of res judicata operates not only against the parties but also privies. privies का अंदर समझते हैं? वन वर्ड में हम कहेंगे privies, और इसका elaboration ये है, persons claiming
अंडर पार्टीज टू द डिसीजन। इसको समझाता हूं मैं कैसे आल्सो, इसका मीनिंग समझिए क्या है। देखिए मैं अपना एग्जांपल बनाता हूं आपको, इसको समझिए। देखिए एक सूट था, अमिताभ बच्चन फाइल्ड ए सूट, अमिताभ बच्चन फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट धर्मेंद्रा, गॉट इट, एंड ही क्लेम्ड द मनी विच दे लूटेड इन द फिल्म शोले। अमिताभ ने कहा कि जो शोले में हम लोगों ने लूटपाट मचाई थी मिल करके, हम केवल गाना गाते हुए रह गए, उसका बंटवारा नहीं हुआ अभी तक। तो धर्मेंद्र जी मेरे 50% जो मनी है दैट शुड बी गिवन टू मी, यू गॉट इट नॉट। अमिताभ बच्चन फाइल्ड द सूट अगेंस्ट धर्मेंद्रा फॉर द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच दे gathered out of their efforts in film Sholay, got it. Now that suit is decreed. Subsequently on same matter Abhishek Bachchan brings a suit against Sunny Deol, got it. Suit property is same. Earlier parties were whom? Amitabh Bachchan versus Dharmendra. तो यू कैन से सेम पार्टीज, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्रा। अगर इफ सेकंड सूट वर ब्रॉट बाय अमिताभ बच्चन वर्सेस धर्मेंद्रा, वी कुड से दैट दिस इज द सूट बिटवीन सेम पार्टीज। बट नाउ सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट बाय अभिषेक बच्चन वर्सेस सनी देओल। तो अभिषेक बच्चन इज द पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू अमिताभ बच्चन, सनी देओल इज द पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू धर्मेंद्रा। So in this case, although the suit appears to be between Abhishek Bachchan versus Sunny Deol, but actually this comes into same category and the res judicata will be applicable in this case also. समझ में आई? I think it's a बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, है ना, कर लेंगे आप लोग ये। And come to the last point in this, and this is what, this is explanation 6, representative suit. Only you need to understand this, that if all the conditions are satisfied for the filing the representative suit, then res judicata will apply in that case also. This is explanation 6. Question in prelims will come like this. Explanation 6 to section 11 CPC deals with res judicata in representative suit, or conversely which explanation deals with the res judicata in case of representative suit, that is what explanation 6. So like constructive res judicata explanation 4th, in the same way representative suit explanation 6. The only requirement is this, that this representative suit must be filed and contested as required by order 1 rule 8, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट को कैसे फाइल करना चाहिए, तो जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर कोई फ्रॉड ना करें और सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, देन रेस जुडिकेटा विल अप्लाई इन दैट केस ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग पार्टीज पढ़ लिया हम लोगों ने। यहीं पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया साथ में, एक्सप्लेनेशन 6 भी आ गया इसी कैटेगरी में, कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट for the application of second condition, same parties, got it. In this case what we read, res judicata between co-defendants, res judicata between co-plaintiffs, interveners, performer defendant, representative suit, minors, and in this case also you need to understand one more thing, what about the public interest litigation. Public interest litigation. So if the object of explanation 6 is considered, there is no good reason why it cannot apply to a bona fide public interest litigation. It means if the public interest litigation is filed bona fide, then res judicata also applies in that case also. This is again a question for the prelims. You can do it right now. So this is all about this. Thank you very much.
मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।